नमस्कार दोस्तों, मैं सीए पंकज शाह आज आपके सामने डिस्कस करूंगा एस्टेट प्लानिंग थ्रू प्राइवेट ट्रस्ट्स एंड देयर टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दुनिया में केवल दो ही चीज़ें सर्टेन हैं, डेथ एंड टैक्सेस। एंड फॉर्चुनेटली वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव टू डील विद बोथ. For taxes, we are advising clients, we are filing their returns, we are doing tax audit, and as far as death is concerned, we ensure that there is a seamless succession planning and there is a smooth transmission of all the assets for the legatees. आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट ये बहुत कम रिजॉर्ट किया जाता है. स्पेशली एक पीरियड गया हमारे देश में जिसमें इसको डिस्करेज किया गया. उसके पहले हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो चुके थे. आज के इस टॉपिक की शुरुआत मैं कहानी से करूँगा. एक हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे. दोनों ने मिलके एक बिज़नेस शुरू किया. दोनों उसमें शेयर होल्डर्स थे. वो बिज़नेस बहुत आगे बढ़ा. जब वो बिज़नेस बहुत बढ़ गया, दोनों हस्बैंड वाइफ में रिफ्ट होना शुरू हो गई. दोनों में झगड़े होने लगे, डाइवोर्स तक नौबत आ गई. पर दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे. तो दोनों ने ये सोचा कि बिज़नेस तो हम चलाएंगे पर इसके बेनिफिट्स हमारे बच्चों को मिलने चाहिए. दोनों ये सोचते थे कि मेरे स्पाउस या मेरे पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अगर ये रीमैरिज होती है, डाइवोर्स होता है, तो उसके बाद हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए. वो चाहते थे कि जो बिज़नेस है, फैमिली बिजनेस, उसका कंट्रोल उनके पास में रहे पर बेनिफिट्स उनके बच्चों को मिले. इसके लिए क्या किया जाए? उनके पास कई ऑप्शंस थे. पहला ऑप्शन तो ये कि वो अपने पास इक्विटी शेयर्स रखें जिसमें वोटिंग राइट्स उनके पास में हों और साथ ही नॉन वोटिंग राइट के कुछ इक्विटी शेयर्स इशू कर दें जो बच्चों के पास रहें. तो नॉन वोटिंग शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा वो बच्चों को मिलेगा और कंट्रोल वोटिंग राइट्स की वजह से उन हस्बैंड वाइफ के पास रहेगा. दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दें उस कंपनी के अंदर. इक्विटी शेयर से कंट्रोल इनके पास में रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स जो रहेंगे उसमें डिविडेंड मिलेगा तो वो बच्चों को मिलेगा. तीसरा ऑप्शन जिस पे हम आज फोकस करने वाले हैं वो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी यूज़ हो सकता है विच इज़ प्राइवेट ट्रस्ट. वो हस्बैंड वाइफ अपने कंपनी के शेयर्स, अपने अपने शेयर्स उस प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर वेस्ट कर दें. वो प्राइवेट ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज उनके बच्चे बन जाएं ताकि जो भी डिविडेंड आएगा वो बच्चों को मिलेगा. इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी लाइफ के अंदर ही अपने शेयर सेटल कर दिए, गिफ्ट कर दिए उस ट्रस्ट को. तो अब उनके पास में इससे रिवर्स जाने का कोई राइट नहीं है. बाद में अगर हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन भी होता है तो वो असेट्स इररिवोकेबली अब उस ट्रस्ट के पास जा चुके हैं. तो दोस्तों, इसी के साथ हमने देखा कि फैमिली ट्रस्ट के थ्रू कैसे प्लानिंग की जा सकती है. अब हम इस प्रोविजंस को डिटेल में देखना शुरू करेंगे. ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये क्लासिकल प्राइवेट ट्रस्ट का एग्जांपल है. पेरेंट्स एक ट्रस्ट बनाएं, अपनी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट में सेटल कर दें और फिर वही पेरेंट्स उस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन के उसको कंट्रोल करें. कई बार ये होता है हम विल के थ्रू करना चाहते हैं पर विल में समस्या ये है कि विल कितनी भी बार रिवाइज हो सकती है, विल चैलेंज हो सकती है. तो इन सब चीज़ों को जब अवॉइड करना हो तो ये ट्राई किया जाता है कि सक्सेशन प्लानिंग हम प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू की. पर प्राइवेट ट्रस्ट अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसका लॉ भी डायनेमिक है, इसलिए कई लोग इससे झिझकते हैं. पर आज के इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे यकीन है कि हम लोग प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू भी टैक्स प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग अटेम्प्ट कर सकेंगे. प्राइवेट ट्रस्ट की एक जर्नी हमें समझने की ज़रूरत है. 1980s के पहले की अगर बात करें तो हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं जिसमें हम सब जानते हैं टाटा ट्रस्ट. टाटास का टाटा सन्स कंपनी है, उसमें टाटा ट्रस्ट अलग अलग बने हुए हैं. हमारे यहाँ पर पिलानी इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, बिरलास का. ये ट्रस्ट के थ्रू इन्होंने अपनी फैमिली रन बिजनेस को कंट्रोल किया है. फैमिली बिजनेसेस में कई बार हमने देखा है कि चाचा, मामा, कई सारे रिलेटिव्स मिलके एक ब्रांड को खड़ा करते हैं. सबका कहीं ना कहीं उसमें शेयर रहता है और इसको सक्सेशन प्लानिंग कैसे की जाए तो वो ट्रस्ट के थ्रू फैमिली बिजनेस की हमारे इंडिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस करते थे. 1980s के बाद 2000 तक
इन ट्रस्ट को टैक्स एवोजन के लिए यूज़ किया गया या किसी भी और कारणों की वजह से इसको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने इनका टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और ये ट्रस्ट के लिटिगेशंस भी बढ़ गए, जिसकी वजह से ये अनपॉपुलर होने लगे। इसलिए इन ट्रस्ट की तरफ लोगों का रुझान कम होने लगा। पर 2000 के बाद स्पेशली जब बड़े बड़े कॉरपोरेट लिटिगेशंस होने लगे विल्स के थ्रू, हमने देखा फेमस लोधा एंड प्रियमविदा बिरला का केस जो हुआ है, इसके बाद सिंघानियास का जो केस हुआ है, मफतलाल के जो लिटिगेशन हुए, इन सारे बड़े बड़े लिटिगेशंस के बाद प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू अगेन टैक्स प्लानिंग करने की लोगों के अंदर रुझान बढ़ा। पर सबसे बड़ा अगर ट्रिगर कोई देखा जाए तो वो इनहेरिटेंस टैक्स के घोस्ट की वापसी का है। जब 1990s के अंदर ये कहा गया कि ये इनहेरिटेंस टैक्स वापस आ सकता है। इसके अलावा 2013 के बजट के समय भी इनहेरिटेंस टैक्स की वापस आने की सुगबुगाहट थी। तो जब ये प्रपोजल्स आने लगे, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है कि जब अमेरिका, इंग्लैंड, सारे एडवांस कंट्रीज़ के अंदर ये इनहेरिटेंस टैक्स है, तो इंडिया में ये टैक्स क्यों नहीं होना चाहिए। मोर सो ये टैक्स इसलिए भी जस्टिफाई कर रही है गवर्नमेंट क्योंकि ये रिच ही रिच पे लगता है, सुपर रिच लोगों पे लगता है, तो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में ऐसे टैक्सेस होने चाहिए। जब इस तरीके की बात आई तो जो सुपर रिच कैटेगरी है या एक रीजनेबली वेल्दी फैमिलीज़ है, उन्हें लगा कि हमारा सक्सेशन जो हो वो मिनिमम टैक्स लग के हो, ये इनहेरिटेंस टैक्स की प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए ये टैक्स को उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग थ्रू प्राइवेट ट्रस्ट प्लान करने का विचार किया। तो हम देखेंगे इस प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू कैसे इनहेरिटेंस टैक्स पे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसको बचाने के प्रयास कर सकते हैं अगर ये इनहेरिटेंस टैक्स आता है तो। इसके अलावा भी इनहेरिटेंस टैक्स को छोड़ के दूसरे कई पर्पजेस को, जो ऐसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कंट्रोल पर्सपेक्टिव, ये कंट्रोल पर्सपेक्टिव के लिए भी ये ट्रस्ट यूज़ किए जा सकते हैं। अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे एक बेसिक ट्रस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस ट्रस्ट में सबसे पहला होता है सेटलर। सेटलर मतलब वो आदमी जो अपनी असेट्स को एक ट्रस्ट के अंदर सेटल करना चाह रहा है। जो ट्रस्ट बनाएगा दैट विल बी अ ट्रस्ट। सेटलर जिस ट्रस्ट में अपनी असेट रखेगा, पार्क करेगा, वो हो गया ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो असेट्स की लीगल ओनरशिप जिसके पास में रहेगी वो रहेगा ट्रस्टी। ये ट्रस्टी एक ऐसा पर्सन है जो कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा, जो ये देखेगा कि असेट्स की जो असेट्स हैं वो प्रॉपर मैनेज हो रही है, हमारी वेल्थ प्रॉपर मैनेज हो रही है, और जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट में दिया गया है वही पर्पस के लिए इसका यूज़ हो। अब ये असेट्स किसके लिए पार्क की गई है, तो ये बेनिफिशियरीज। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी ये कहता है कि अगर बेनिफिशियरीज डिफाइंड नहीं है, अगर देयर आर नो सर्टेन बेनिफिशियरीज इन एनी ट्रस्ट, देन देयर इज नो ट्रस्ट। अ वैलिड ट्रस्ट प्री-रिक्विजिट्स हैविंग ऑफ अ बेनिफिशियरी। तो कुछ बेनिफिशियरीज होंगे, जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, फैमिली ट्रस्ट हैं तो उसमें हमारे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन कैन बी द बेनिफिशियरीज। इस ट्रस्ट को पीएफ, प्रोविडेंट फंड, दूसरे स्टैट्यूटरीज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं दे विल बी द बेनिफिशियरीज। सो बेनिफिशियरीज कैन बी इंडिविजुअल्स और क्लास ऑफ पर्सन्स। बेनिफिशियरी एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकता है। तो बेनिफिशियरी मस्ट बी देयर। तो सेटलर रहेगा, वो ट्रस्ट के अंदर अपनी असेट्स को पार्क करेगा जिसको ट्रस्टीज मैनेज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरीज। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रस्ट। अब हम देखें इसके अलावा भी दो चीज़ें हो सकती हैं। हमने देखा सेटलर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी। इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है प्रोटेक्टर का। कई बार ये होता है कि जो ट्रस्टी है ये किसी इंडिविजुअल को नहीं रखते हुए, फॉरेन में ये कंसेप्ट ज़्यादा प्रेवलेंट है कि हम कोई बैंक या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को ट्रस्टी बनाएं जो वेल्थ को मैनेज करे। पर कई बार ये होता है, एक एग्जांपल मैंने सुना था मिस्टर दिलीप चौकसी से, हु इज़ अ रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने एक एग्जांपल दिया एक सज्जन का जो उन्हें मिले, उनके परदादा ने 35 लाख रुपए एक प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर सेटल किए थे और एक प्रोफेशनल ट्रस्टी अपॉइंट किया था। जब वो व्यक्ति उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आपके परदादा ने 35 लाख उस ट्रस्ट में सेटल किए, तो आप तो अब मल्टी मिलियनर होंगे। बोले नहीं सर, मुझे केवल 80,000 रुपये मिले हैं उस ट्रस्ट से। बोले ऐसा क्यों? बोले बाकी सब ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में वो प्रोफेशनल ट्रस्टी ले गए। यहाँ प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है।
जो प्रोफेशनल ट्रस्टीज अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उनको देखने के लिए, उनके ऊपर एक विजिल रखने के लिए, क्योंकि सेटलर तो खत्म हो गया, सेटलर के सारे राइट्स खत्म हो गए, तो सेटलर कई बार एक प्रोफेशनल ट्रस्टी के ऊपर नज़र रखने के लिए एक प्रोटेक्टर अपॉइंट कर देता है। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टर। इसके अलावा भी एक कंसेप्ट होता है, मैंने एक ट्रस्ट सेटल किया अपने बेटे के लिए, उसमें मैंने 1 करोड़ रुपए के एसेट्स रख दी। अब मेरा बेटा, उसके पास भी पैसा है, वो चाहता है कि ये ट्रस्ट की वेल्थ और बढ़े, तो वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब वो भी कंट्रीब्यूट करता है तो अ पर्सन अदर देन सेटलर हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू द असेट्स ऑफ द कंपनी, टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट, ही इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटर और ट्रांसफरर और डोनर। तो ये 5 लोगों को मिला के कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट बनता है। सेटलर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, प्रोटेक्टर एंड ट्रांसफरर और कंट्रीब्यूटर। यहाँ ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि बिना बेनिफिशियरी के कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता, तो देयर हैज़ टू बी अ बेनिफिशियरी। अगर बेनिफिशियरी नहीं है तो वो ट्रस्ट सस्टेन नहीं करेगा। अब हम बात करें सेटलर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, क्या एक ही आदमी तीनों हो सकता है? नहीं, एक ही आदमी तीनों नहीं हो सकता, पर इसमें एक थंब रूल चलता है विच इज़ 2 आउट ऑफ 3। एक सेटलर ट्रस्टी हो सकता है, मैंने अपने बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट का कंट्रोल मैं अपने हाथ में रखना चाहता हूं, तो मैं खुद ही ट्रस्टी हूं उसके अंदर, तो अ पर्सन कैन बी सेटलर एज वेल एज ट्रस्टी। दूसरा एग्जाम्पल, एक सेटलर और बेनिफिशियरी, ये दोनों अगर एक आदमी हो, वो कहलाता है रिवोकेबल ट्रस्ट। वो फॉरेन में ऐसे कई ट्रस्ट बनते हैं जिसको ग्रांटर ट्रस्ट भी कहा जाता है, जिसमें मैं सेटल कर रहा हूँ ट्रस्ट के अंदर प्रॉपर्टी अपने खुद के बेनिफिट के लिए। यहाँ पर प्रोफेशनली वेल्थ मैनेज एक थर्ड पार्टी करेगी, हु विल बी द ट्रस्टी हु कैन मैनेज द असेट्स वेल। तो ये एक टाइप का कंसेप्ट हो गया जहाँ पर सेटलर एंड बेनिफिशियरीज आर द सेम। थर्ड कंसेप्ट, ट्रस्टी एज वेल एज बेनिफिशियरी शुड बी सेम, ये कंसेप्ट नॉर्मली देखने में नहीं आता, क्योंकि अगर वो कर सकता है तो डायरेक्ट उनको ही वेस्ट क्यों ना कर दिया जाए। तो ये 2 आउट ऑफ 3 का कंसेप्ट यहाँ पर प्रिवेल होता है। ट्रस्ट कैसे बनेगा? ट्रस्ट बनाने के लिए ट्रस्ट डीड की ज़रूरत है। ये ट्रस्ट डीड में क्या रहेगा? तो इस ट्रस्ट डीड में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, जैसा हम अपनी स्लाइड में देखेंगे। ट्रस्ट डीड के अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टीज होना ज़रूरी है। हु इज़ द सेटलर? द सेटलर इज मेकिंग ट्रस्टीज टू हुम? इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे? उनका शेयर कितना रहेगा? शेयर डिफाइंड रहेगा या नहीं रहेगा? दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रस्ट। देन इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज के राइट्स क्या रहेंगे, उनकी ड्यूटीज कैसे रहेगी, कैसे एक नया ट्रस्टी बनाया जा सकता है, कैसे पुराने ट्रस्टी को हटाया जा सकता है, ये सब भी इसमें डिफाइंड रहेगा। देन बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे, उनके राइट्स क्या रहेंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, कैसे नए बेनिफिशियरीज को इंक्लूड किया जा सकता है, कैसे पुराने बेनिफिशियरीज को एक्सक्लूड किया जा सकता है, ये सब राइट्स, पावर्स, ये सब ट्रस्ट डीड के अंदर क्लियरली डिफाइन किए जाने चाहिए। देन ट्रस्ट कैसे ख़त्म होगा, ट्रस्ट को एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या कंडीशन और प्रोसीजर्स रहेंगे, ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ट्रस्ट डीड के अंदर। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो अवॉइड गोइंग थ्रू कोर्ट्स, आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म के लिए ट्रस्ट डीड के अंदर एक प्रोविजन होना चाहिए, दैट इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके अलावा ट्रस्ट डीड को अमेंड कैसे किया जाए, उसके प्रोसेस और प्रोसीजर्स भी ट्रस्ट डीड के अंदर ही डिफाइन होने चाहिए। देन ओनली देयर विल बी अ स्मूथ ट्रस्ट सेटलमेंट। ये हो गया ट्रस्ट डीड। अब हम आगे बढ़ें, ट्रस्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो टैक्सेशन के हिसाब से रिलेवेंट क्राइटेरियाज हैं उसमें हम ट्रस्ट को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ ट्रस्ट होता है एक स्पेसिफिक ट्रस्ट। ये स्पेसिफिक ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, ट्रस्ट जब बनाया है तो सेटलर ने बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर रखा है कि मैं सेटलर हूँ, मैंने अपने बच्चे ए और बी दोनों को बेनिफिशियरीज बनाया है और दोनों का शेयर रहेगा 50% 50%। दिस विल बी अ स्पेसिफिक ट्रस्ट, इट इज अ डिटर्मिनेट ट्रस्ट वेयर द शेयर इज डिटरमाइंड, द बेनिफिशियरीज आर डिटरमाइंड। ये स्पेसिफिक ट्रस्ट जो होता है ये एस्टेट ड्यूटी अवॉइड करने के लिए यूज नहीं हो पाता है। क्यों? एस्टेट ड्यूटी अवॉइड या अदर प्लान वर्ड यूज करूं मैं, बिकॉज दिस इज नॉट अवॉइडेंस। इसको अवॉइडेंस के लिए यूज किया जाता था। जो इसका बेसिक नेचर है
मैंने स्पेसिफिक ट्रस्ट अगर बनाया और मेरे बेनिफिशियरीज नोन हैं ए और बी, तो उस केस में ये होगा जब मैं ट्रस्ट में प्रॉपर्टी सेटल कर रहा हूँ और सेटलर के डिमाइस के बाद जब मेरे बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइड हैं तो अब वो बेनिफिशियरीज विल बी द ओनर। ऐसे केसेस में बेनिफिशियरीज को एस्टेट ड्यूटी देना पड़ सकती थी। ये कुछ कंट्रीज़ के लॉज के हिसाब से, इंडिया में क्योंकि एस्टेट ड्यूटी नहीं है इसलिए हम इसको एक एकेडमिक पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। दोनों का शेयर डिफाइन है तो हमें मालूम है कि किससे कितना कितना प्रॉपर्टी वेस्ट हुई है, किसको इनहेरिटेंस इंटरेस्ट मिला है, तो 50% टैक्स दोनों से लिया जा सकता है प्रॉपर्टी के हिसाब से। इसके अलावा दूसरा ट्रस्ट होता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। ये इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज के ऊपर है किस बेनिफिशियरी को कितना देना। बेनिफिशियरी डिफाइंड है पर किस बेनिफिशियरी को कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ये डिसाइड होगा बाय द ट्रस्टीज। तो ऑल द बेनिफिशियरीज आर एट द मर्सी ऑफ द ट्रस्टीज। ये एक टाइप ऑफ ट्रस्ट हो गया, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। तो यहाँ पर बेनिफिशियरीज का कोई राइट नहीं है, जैसे हमने उस पर स्पेसिफिक ट्रस्ट में देखा। ये बेनिफिशियरी ट्रस्ट, ये जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट होता है, इसमें क्योंकि बेनिफिशियरीज का कोई राइट नहीं जब तक ट्रस्टीज उनको कुछ दे ना दें, इसीलिए ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कई बार यूज होता था एस्टेट ड्यूटी के प्लानिंग के लिए। देन ये तो हो गए बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइड एंड अनआइडेंटिफाइड के हिसाब से स्पेसिफिक एज वेल एज डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। इसके अलावा एक ट्रस्ट होता है रिवोकेबल वर्सेस इररिवोकेबल ट्रस्ट। मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूं कि मैं ट्रस्ट को दूं, पर जब मुझे वापस चाहिए मैं वापस भी अगर ले लूं ट्रस्ट से, तो वो होता है रिवोकेबल ट्रस्ट कि द ट्रांसफर टू द ट्रस्ट इज रिवोकेबल। पर इसके ठीक विपरीत एक ट्रस्ट होता है इररिवोकेबल। एक बार मैंने ट्रस्ट में अगर कुछ प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर दी, उसके बाद मेरा उसके ऊपर कोई राइट नहीं है, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। दैट इज इररिवोकेबल ट्रांसफर। ये इररिवोकेबल ट्रांसफर जिन ट्रस्ट में किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? सक्सेशन प्लानिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है क्योंकि विल, अनलाइक विल, मैं बार बार अगर चेंज कर सकता हूँ और अगर करना चाहता हूँ तो मैं उसको विल के थ्रू ट्रांसमिट करूँ। पर अगर मैं चाहता हूँ कि एक बार मैंने प्रॉपर्टी उसमें डाल दी फिर मैं उसे वापस ना ले पाऊँ, ये बेनिफिट मेरे सक्सेसर्स को पास ऑन हो, तो इसलिए इररिवोकेबल ट्रांसफर करना अच्छा। कई बार ये भी होता है कि एक आदमी को लग रहा है कि हो सकता है मेरा डाइवोर्स हो जाए, और डाइवोर्स के केसेस के अंदर 50% प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस एलिमनी में दिया जाता है। तो उस डाइवोर्स के पहले ही अगर मैं इररिवोकेबली उस असेट को ट्रांसफ़र कर दूं तो फिर मेरा उस पर कोई राइट नहीं रहेगा, तो मेरी वाइफ उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकती। इसके अलावा एक असेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट भी बनाया जाता है जो डिस्क्रिशनरी होता है, इररिवोकेबल होता है। ये असेट प्रोटेक्शन या इररिवोकेबल ट्रस्ट कैसा होगा? इसको असेट प्रोटेक्शन या कई दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इररिवोकेबल ट्रस्ट में हो सकता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे क्रेडिटर्स मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे क्लेम कर लेंगे, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट पे मेरी पर्सनल लाइबिलिटीज़ आ सकती हैं, तो मैं अपनी असेट्स को उस इररिवोकेबली एक ट्रस्ट में सेटल कर दूं फॉर माय बेनिफिशियरीज। ऐसे केस में एडवांटेज ये होगा कि अगर वो असेट इररिवोकेबली मैंने किसी ट्रस्ट में सेटल कर दी तो उस ट्रस्ट, उन असेट्स का प्रोटेक्शन हो गया, उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कोई राइट नहीं है उसके ऊपर। इट इज़ नॉट माई असेट, सो एनी क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम। ये पुराने लॉस के अंदर एक पीरियड ज़रूर होता था कि साल या 2 साल के पहले अगर आपने, या मेरी जब लाइबिलिटी आई अगर इसके 2 साल पहले मैंने इस ट्रस्ट में कुछ डाल रखा है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इररिवोकेबल ट्रांसफर। बट फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ऐसा लॉ नहीं है, हम मान लें कि अगर हमने इररिवोकेबली किसी ट्रस्ट में कोई एसेट सेटल कर दी है तो दैट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डाइवोर्स, क्रेडिटर्स क्लेम्स, इंसॉल्वेंसी केसेस। एक टैक्सेशन के पर्पज से लास्ट टाइप ऑफ ट्रस्ट होता है टेस्टामेंटरी ट्रस्ट। मैं अपने विल के थ्रू अगर कोई ट्रस्ट बनाऊं, विल के थ्रू प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट के अंदर वेस्ट हो, दैट इज अ टेस्टामेंटरी ट्रस्ट। इसमें कुछ टैक्स एडवांटेजेस दिए हुए हैं। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ट्रस्ट। तो टैक्सेशन पर्पज के लिए देखा जाए तो स्पेसिफिक ट्रस्ट, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, इररिवोकेबल ट्रस्ट, डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट। डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट वो होता है जो एक इररिवोकेबल ट्रस्ट है पर उसमें मैं कोई एसेट को, एक ट्रांसफरर, सेटलर ने एसेट्स वेस्ट कर दी पर मैं उसका एक बेनिफिशियरी हूँ और मैं कुछ एसेट खुद ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसके अंदर ताकि वो मुझे ही मिले।
तो ऐसे ट्रस्ट को डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट कहा जाता है। ऐसे में रिवोकेबल ट्रस्ट में, डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट में जो ट्रांसफरर है ट्रस्ट के अंदर, वो इनकम उस ट्रांसफरर की ही रहेगी। ये ट्रस्ट एक पास थ्रू स्टेटस बन जाएगा। ट्रस्ट में मैं प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, पर उसकी जो इनकम होगी वो क्लब होगी इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। तो ये एक टाइप ऑफ ट्रस्ट हो गया टैक्सेशन के हिसाब से। कुछ दूसरे टाइप ऑफ ट्रस्ट जो इंडिया में कम प्रेवलेंट है पर इंटरनेशनली प्रेवलेंट है, जैसे यूएस की बात करें तो वहाँ होता है एक जनरेशन स्किपिंग ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में क्या होता है कि अगर मैं हूँ, मेरा सन है, मैं अपने सन को मेरी प्रॉपर्टी दूँ तो 50% इनहेरिटेंस टैक्स में वो प्रॉपर्टी चली गई, उतना प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में चला गया। वो अपने सन को प्रॉपर्टी देगा तो और 50% चले जाएगा। तो अगर मैं अपने ग्रैंडसन को कुछ प्रॉपर्टी देता तो केवल 50% जाता, पर मैंने अपने ग्रैंडसन को नहीं देते हुए बेटे को दी और बेटे ने उसके बेटे को दी तो 25% असेट ही बची। तो इसलिए यूएस में एक प्लानिंग की जाती है जहाँ पर बड़ी इनहेरिटेंस हो, तो वहाँ पर मैं जनरेशन स्किप कर दूंगा, मैं अपने बेटे को देने के बजाय मैं अपने पोते को दूंगा। तो ऐसे केसेस के अंदर मेरा जो टैक्स इंसिडेंस है वो बच जाएगा। दिस इज वन टाइप ऑफ ट्रस्ट, जनरेशन स्किपिंग ट्रस्ट। एक और ट्रस्ट जैसा हमने डिस्कस किया रिवोकेबल ट्रस्ट, मैं खुद के बेनिफिट के लिए अगर कोई ट्रस्ट बना रहा हूं, दैट इज अ ग्रांटर ट्रस्ट। उसमें जो ग्रांट कर रहा है उसी के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रांटर ट्रस्ट। थर्ड इज अ डायनेस्टी ट्रस्ट। ये ट्रस्ट इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट ड्यूटी को बचाने के लिए किया जाता है, पर इसमें बेनिफिशियरीज को उतना फायदा नहीं हो पाता, प्रॉपर्टी सेव रहती है। मैंने ट्रस्ट बना दिया, अब वो ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी सेटल्ड है उसमें से एक लिमिटेड पोर्शन ही मेरे जो सक्सेसर्स हैं उनको मिलेगा, बाकी ट्रस्ट के पास ही वो प्रॉपर्टी रहेगी। तो ये डायनेस्टी ट्रस्ट होते हैं। ये डायनेस्टी ट्रस्ट में कहाँ सेटल करना है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूएस में अगर सेटल करते हैं तो 30 साल तक ही ये ट्रस्ट रह सकता है। कुछ कंट्रीज 90 साल के लिए ये ट्रस्ट बनाती हैं और कुछ कंट्रीज ऐसी रहती हैं जो 900 साल के लिए, 999 ईयर्स के लिए बना सकती हैं, जहाँ पे रूल ऑफ परपेचुइटी लागू नहीं होता। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ट्रस्ट, डायनेस्टी ट्रस्ट। इसके अलावा असेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट, हमने देखा कि इंसॉल्वेंसी कोड, क्रेडिटर्स क्लेम, फैमिली डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए डाइवोर्स के केसेस में एक असेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट बनाया जाता है। नॉर्मली ये डिस्क्रिशन ट्रस्ट होता है और इसमें इररिवोकेबल ट्रांसफर होता है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी एज वेल एज इररिवोकेबल ट्रस्ट। एक और इंटरेस्टिंग ट्रस्ट होता है लिविंग ट्रस्ट। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हमने देखा कि विल्स में प्रोबेट की प्रॉब्लम आती है और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया में है। तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर बहुत प्रेवलेंट है, विच इज़ लिविंग ट्रस्ट। इसमें मैं अपने जीते जी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट में सेटल कर दूंगा और मेरे मरने के बाद में वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी उसके बेनिफिशियरीज को पास ऑन हो जाएगी। तो ये ट्रस्ट तब तक के लिए है जब तक मैं हूँ। मैंने अपने जीते जी वो प्रॉपर्टी उस लिविंग ट्रस्ट में दे दी एंड आफ्टर मी दैट प्रॉपर्टी विल बी वेस्टेड इन माय बेनिफिशियरीज। सो इसमें सबसे बड़ा जो सेविंग होती है, प्रोबेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि प्रोबेट में अपनी विल अगर लिखूं तो वो प्रोबेट करवा के मेरे लेगेटीज को प्रॉपर्टी मिलेगी। बट एक लिविंग ट्रस्ट के थ्रू मैं ट्रस्ट में जीते जी प्रॉपर्टी सेटल कर दूं एंड आफ्टर मी द प्रॉपर्टी विल ऑटोमेटिकली डिवॉल्व अपॉन माई बेनिफिशियरीज, वहीं वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ट्रस्ट। एक और ट्रस्ट होता है क्रमी ट्रस्ट। क्रमी ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन अ टेक्निक यूज्ड बाय मिस्टर क्रमी ऑफ यूएसए। इसमें गिफ्ट टैक्स को सेव करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फॉर 2020 $15,000 तक मैं गिफ्ट अगर करता हूं तो उसमें मुझे कोई टैक्स नहीं है। तो एवरी ईयर मैं $15,000 तक एक प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर सेटल करते जाता हूं, गिफ्ट करते जाता हूं प्रॉपर्टी फॉर माई बेनिफिशियरीज। तो मुझे $15,000 तक के पैसे के ऊपर कोई भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। इस तरीके से उसमें वेल्थ भी एक्यूमुलेट हो जाती है और मेरे बेनिफिशियरीज को फायदा भी होता है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ ट्रस्ट विच इज क्रमी ट्रस्ट। तो ये दोस्तों हमने डिस्कस किए कुछ टाइप ऑफ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो टैक्सेशन के लिए और प्लानिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सारे ट्रस्ट कहीं ना कहीं या तो स्पेसिफिक होंगे या डिस्क्रिशनरी होंगे। ये कॉम्बिनेशन होगा विथ रिवोकेबल और इररिवोकेबल। तो स्पेसिफिक, discretionary, revocable and irrevocable, these are the kinds of trust which we need to keep in mind for the purpose of taxation.
अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे टैक्सेशन के लिए कौन से गवर्निंग प्रोविजंस हैं। सेक्शन 160 जो कहता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी के बारे में, हमारे यहाँ पर ट्रस्टी इज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी बिकॉज अ ट्रस्ट इज नॉट अ पर्सन एज पर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इंडिया। सेक्शन 161 डील करता है स्पेसिफिक ट्रस्ट से, कि स्पेसिफिक ट्रस्ट में जहाँ पर बेनिफिशियरीज डिफाइंड है, उनका शेयर डिफाइंड है, तो द टैक्सेशन विल बी इन द लाइक मैनर एंड द सेम एक्सटेंट एज द बेनिफिशियरीज। मेरे दो बेनिफिशियरीज हैं, बेनिफिशियरीज के हाथ में जो टैक्स रेट है, आप ये मान लो कि ये पैसा अगर बेनिफिशियरी ने कमाया होता तो क्या टैक्स लगता, उतना ही टैक्स उसी तरीके से उन्हीं के स्टेटस को तय करते हुए ट्रस्ट को लगेगा। सो इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रस्ट द टैक्स विल बी इन द लाइक मैनर एंड द सेम एक्सटेंट एज द बेनिफिशियरीज। मैं अगर एक बेनिफिशियरी हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है ट्रस्ट की इनकम के अलावा, तो ट्रस्ट को जो भी इनकम होगी वो मेरी इनकम मानेंगे, मेरे स्लैब डिडक्शन सबको कंसिडर करते हुए जो टैक्स आएगा मेरे कंप्यूटेशन में, वही टैक्स उस ट्रस्ट को लगेगा। देन मूविंग अहेड, इसमें एक और इशू है स्पेसिफिक ट्रस्ट के अंदर अगर कोई बिजनेस कर रहा है। नॉर्मली स्पेसिफिक ट्रस्ट को बनाने के कई सारे एस्पेक्ट्स थे, पर अगर किसी ने इसको इनकम टैक्स अवॉइडेंस के लिए बनाया है तो इसलिए एक बेटर अप्रोच इसमें दी हुई है, एक चीज़ दी हुई है कि अगर वो बिजनेस कर रहा है स्पेसिफिक ट्रस्ट, देन irrespective of the beneficiaries the income will be taxed at the maximum marginal rate. This year maximum marginal rate की वजह से ट्रस्ट अनपॉपुलर हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैक्सिमम मार्जिनल रेट इन द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इज नाउ एज हाई एज 42.74%, क्योंकि सरचार्ज एजुकेशन सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं फॉर इंडिविजुअल्स एचयूएफ। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट अब जो आ रहा है 42.74% आ रहा है फॉर इंडियन इंडिविजुअल्स एचयूएफ। तो ट्रस्ट में भी वही रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे फ्रीज होगा, और अगर कोई स्पेसिफिक ट्रस्ट बिजनेस कर रहा है तो उस ट्रस्ट को टैक्स लगेगा एट द रेट 42.74%। मूविंग अहेड, इसमें एक एक्सेप्शन ज़रूर है, जो विल के थ्रू अगर कोई ट्रस्ट बनाया और अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसमें नॉर्मल एओपी के हिसाब से स्लैब का बेनिफिट मिलेगा और उस हिसाब से टैक्स लगेगा। देन बात करते हैं अब डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट पे। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में क्योंकि बेनिफिशियरीज डिफाइंड नहीं है तो लाइक मैनर एंड सेम एक्सटेंट नहीं लगेगा। इसमें ट्रस्टीज को मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ट्रस्टी पे टैक्स लगेगा और मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। मैक्सिमम मार्जिनल रेट से कब टैक्स नहीं लगेगा तो उसके कुछ बेसिक एक्सेप्शन दिए हैं जो हम आगे डिटेल में करेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 166 जो कहता है डायरेक्ट बेनिफिशियरीज पे भी टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन दिया है असेसिंग ऑफिसर को। ये क्यों दिया है? क्योंकि स्पेसिफिक ट्रस्ट में कई बार ये होता है कि या तो ट्रस्ट टैक्स दे दे या बेनिफिशियरीज टैक्स दे दे, दोनों में से कोई भी टैक्स दे दे। तो अगर बेनिफिशियरी ने दे दिया है तो ट्रस्ट को नहीं देना है, टैक्स लगेगा उतना ही। या तो ट्रस्ट दे, तो ट्रस्ट जब देगा तो बेनिफिशियरीज के हिसाब से कैलकुलेट करके वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, और अदरवाइज बेनिफिशियरी टैक्स दे दें तो फिर ट्रस्ट को वापस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 161 रीड विद 166 अगर अप्लाई किया जाए तो बेनिफिशियरीज के हाथ में भी इनकम टैक्स हो सकती है, पर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में प्राइमा फेसी ट्रस्टीज के हाथ में ही टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ MMR। रिवोकेबल ट्रस्ट में एक एक्सेप्शन है। रिवोकेबल ट्रस्ट में ये होता है, या डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट में भी, कि जो बेनिफिशियरीज मेरे हैं वही ट्रांसफरर भी हैं। तो उस केस में जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो अपने लिए ही अगर अपनी ही इनकम जनरेट करवा रहा है ट्रस्ट के थ्रू, तो ट्रस्ट पास थ्रू हो जाएगा और यहाँ पर टैक्स इनकम क्लब होगी जो बेनिफिशियरी है, जो सेटलर है या ट्रांसफरर है, कंट्रीब्यूटर है, डोनर है, उसके हाथ में। तो सेक्शन 61-63 के हिसाब से इनकम क्लब होगी यहाँ पर इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। इस ऐसे केसेस में ट्रस्ट के हाथ में कोई भी इनकम टैक्स नहीं होगी। हमने देखा ट्रस्ट के केस में नॉर्मली इनकम सेक्शन 160 सबसेक्शन 1 रोमन 4 के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव असेसी के ऊपर लगेगा, ट्रस्टी के ऊपर लगेगा। रेट ऑफ टैक्स अगर स्पेसिफिक है तो वो बेनिफिशियरीज के हिसाब से डिसाइड होगा, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो वो MMR के हिसाब से टैक्स लगेगा। रिवोकेबल इरिवोकेबल हमने देख लिया। अब स्पेसिफिक ट्रस्ट को और हम डिटेल में देखें। अगर आप अगली स्लाइड देखेंगे तो इसमें बेनिफिशियरीज डिफाइंड कैसे हैं ये दिखाया गया है।
या तो बेनिफिशियरीज डिफाइंड हो या क्लास ऑफ बेनिफिशियरी डिफाइंड हो। बेनिफिशियरी फैमिली ट्रस्ट में मैंने बता दिया मेरे बच्चे ए बी सी ये बेनिफिशियरीज हो गए। इसके अलावा क्लास ऑफ बेनिफिशियरीज भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पीएफ ट्रस्ट है तो इसमें जितने एम्प्लॉयज़ हैं दे विल बी द बेनिफिशियरीज एंड दे विल हैव शेयर एज पर द फॉर्मूला गिवन। हम एक फॉर्मूला दिखा दें जिससे स्पेसिफाइड डेट के ऊपर अगर उनका शेयर निकाला जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, तो वो भी स्पेसिफिक ट्रस्ट होगा। बेनिफिशियरीज इसमें आपने देखा है ए बी सी इंडिविजुअल हो गए, साथ में एक चैरिटेबल ट्रस्ट को भी मैंने बेनिफिशियरी बना दिया, सो विच हैज़ इक्वल, चारों में इक्वल शेयर है। तो दो टाइप ऑफ बेनिफिशियरी हो गए, इंडिविजुअल एज वेल एज चैरिटेबल ट्रस्ट। सो दिस इज अ स्पेसिफिक ट्रस्ट विद आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज एंड आइडेंटिफाइड शेयर। देन मूविंग अहेड, स्पेसिफिक ट्रस्ट का टैक्सेशन कैसे होता है, तो इट विल बी co-extensive with the beneficiary in the like manner and the same extent as the beneficiary। तो मेरे अगर सारे जो बेनिफिशियरीज हैं वो अगर इंडिविजुअल हैं तो उन सारे इंडिविजुअल्स का स्टेटस भी ट्रस्ट का इंडिविजुअल मान लिया जाएगा। अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, अलग अलग स्टेटस है, एक इंडिविजुअल है, एक कॉरपोरेट कंपनी है, एक एलएलपी है, तो सबके अलग अलग कंप्यूटेशन ड्रॉ करेंगे और सबके हाथ में जितना टैक्स आएगा उतना टैक्स प्राइवेट ट्रस्ट के ट्रस्टी के हाथ में टैक्स हो जाएगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव। प्रैक्टिकली स्पेसिफिक ट्रस्ट में ये होता है कि बेनिफिशियरीज उस ट्रस्ट की इनकम को अपने हाथ में इनकम मानते हुए उस पर टैक्स पे कर देते हैं और ट्रस्ट उसमें नील का रिटर्न फाइल कर देता है, सेइंग दैट द इनकम इज ऑलरेडी बीन टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियरी। और एक बार बेनिफिशियरी के हाथ में इनकम टैक्स हो गई तो फिर ट्रस्ट के हाथ में वापस वो इनकम टैक्स नहीं होगी, एज डिसाइडेड। इसमें एक जूरिस्प्रूडेंस में दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन है, डेविड जोसेफ 214 ITR 658। सो देयरफॉर सेक्शन 161 रीड विद 166 जहां ऑप्शन है कि बेनिफिशियरी या ट्रस्ट दोनों में से किसी के भी हाथ में वो इनकम टैक्स हो सकती है, तो स्पेसिफिक ट्रस्ट में वो बेनिफिशियरी के हाथ में टैक्स हो जाती है, एक्सेप्ट द केस ऑफ वेयर स्पेसिफिक ट्रस्ट बिजनेस करता है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे, स्लाइड नंबर 13 के अंदर, तो एक स्पेसिफिक ट्रस्ट है वो या तो बिजनेस कर रहा है या बिजनेस नहीं कर रहा। बिजनेस नहीं कर रहा तो इंडिविजुअल्स या जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनके रेट्स के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। पर अगर बिजनेस कर रहा है तो उसमें दो टाइप हैं, अगर वो ट्रस्ट विल के अंदर बना है और जो टेस्टर था जो विल बना रहा है उसने एक ही विल बना रखी है और उस विल के अंदर एक ही इस तरीके का ट्रस्ट सेटल किया है और बेनिफिशियरी भी केवल एक ही ट्रस्ट के अंदर बेनिफिशियरी है, उन सारे केसेस में फिर उस टेस्टामेंट्री ट्रस्ट के ऊपर एमएमआर वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। पर अगर नॉन टेस्टामेंट्री ट्रस्ट है, नॉर्मल ट्रस्टेड बिजनेस कर रहा है, तो इनका विल बी टैक्सेबल एट एमएमआर विच इज प्रेजेंटली 42.74%। देन मूविंग अहेड, इसमें कुछ केस लॉज भी हैं, जैसे निज़ाम फैमिली ट्रस्ट का केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी ये कहा गया है कि इन द लाइक मैनर एंड सेम एक्सटेंट का मतलब ये रहेगा कि जितने बेनिफिशियरीज हैं आप ये मान के चलो कोई उतने असेसमेंट्स एओ को करना पड़ सकते हैं ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव असेसी। अगर एक ट्रस्टी है तो उस ट्रस्टी के हाथ में जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उतने असेसमेंट ऑर्डर पास होंगे। सेम ये भी लिखा है कि अगर सारे इंडिविजुअल्स हैं तो सारे इंडिविजुअल ट्रस्ट का स्टेटस भी इंडिविजुअल मान लिया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव असेसी का स्टेटस भी इंडिविजुअल मान लिया जाएगा। सेम शनमुगन एंड कंपनी का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जितने बेनिफिशियरीज हैं उतने असेसमेंट उस रिप्रेजेंटेटिव असेसी के ऊपर होंगे। अगर एक असेसी, एक ट्रस्ट के दो बेनिफिशियरीज हैं, एक इंडिविजुअल एक एचयूएफ है, तो रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्टी के हाथ में दो असेसमेंट होंगे, इंडिविजुअल का इन द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड जो बेनिफिशियरी एचयूएफ है उसका एज अ एचयूएफ, दो असेसमेंट ऑर्डर पास होंगे। इसलिए प्रैक्टिकली यही अच्छा होता है कि हम बेनिफिशियरी के हाथ में उस इनकम को ऑफर कर दें और हर बेनिफिशियरी के हाथ में अपनी इनकम टैक्स हो जाए, सो दैट ट्रस्ट के केस में कॉम्प्लिकेशंस कम आए। अब बात करते हैं हम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट की। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के हाथ में देयर इज नो राइट, ओनली होप। दिस इज हेल्ड इन केस ऑफ लेट विक्रम सिंह जी ऑफ गोंडल एस्टेट बाय सुप्रीम कोर्ट। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के हाथ में केवल होप होता है, कोई राइट नहीं होता।
इसीलिए इनकम ट्रस्टी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। ट्रस्टी जब डिसाइड करेगा तभी बेनिफिशियरी को कुछ मिल सकता है। दिस इज अ सेटल्ड रूल। सेक्शन 164 सेज कि एमएमआर पे टैक्स लगेगा, और एमएमआर पे टैक्स जो लगेगा वो ट्रस्टी के हाथ में ही लगेगा, क्योंकि बेनिफिशियरीज का शेयर पता नहीं है। पर इसका भी एक एक्सेप्शन निकलता है, विच इज अ ज्यूरिस्प्रूडेंस बेस्ड एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ कमलिनी खटाऊ ये हेल्ड किया है कि ड्यूरिंग द ईयर एक ट्रस्ट की इनकम 1 करोड़ रुपए की हुई, जिसमें से 50 लाख रुपए उसने ट्रस्टीज के हाथ में, जो बेनिफिशियरीज को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ट्रस्टीज ने, तो जितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वो बेनिफिशियरीज के हाथ में टैक्स हो जाएगा, और बेनिफिशियरीज अपने रिटर्न में इनकम में उसको इंक्लूड कर लेंगे, तो दैट इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियरीज। उतने पोर्शन पे ट्रस्ट को टैक्स वापस नहीं देना है। बाकी जो 50 लाख रुपए बचे उसके ऊपर एमएमआर के हिसाब से ट्रस्टी टैक्स देंगे। सो बेनिफिशियरीज के हाथ में टैक्सेबल एक ही केस में होगा जब वो इनकम उनको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है बाय द ट्रस्टीज। सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, द थंब रूल इज द टोटल इनकम इज टैक्सेबल in the hand of trustees at the MMR. However, if any income is already distributed to the beneficiaries by the trustees, only in that case, Kamalini Khetau's case, Supreme Court says that the income will be taxed in the hands of beneficiaries only and will not again be taxed in the hands of the trustees. डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो एमएमआर पे टैक्स लगता है 42.74%, पर इसके 3 एक्सेप्शन दे रखे हैं जहां पर कोई भी बेनिफिशियरी की इनकम, मेरे 4 बेनिफिशियरीज हैं पर किसी भी बेनिफिशियरी की टैक्सेबल इनकम नहीं है, एंड दे डोंट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, तो उस केस में ट्रस्ट को एओपी मान लिया जाएगा और उसको स्लैब के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, स्लैब का बेनिफिट मिलेगा और उसको एमएमआर से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड केस, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाया गया है थ्रू अ विल, और दैट इज द ओनली ट्रस्ट सेटल्ड इन द विल, और बेनिफिशियरी भी केवल उसी ट्रस्ट के अंदर बेनिफिशियरी और किसी ट्रस्ट में बेनिफिशियरी नहीं है। एंड थर्ड टाइप ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इज अ पीएफ, ग्रेच्युटी फंड, इस तरीके के एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट जो बनाए जाते हैं, इन 3 टाइप के ट्रस्ट को एओपी माना जाता है और इनके केस में 42.74% का एमएमआर नहीं लगेगा। ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जो 3 टाइप के हमने डिस्कस किए, इनको एओपी मान लिया जाएगा और उस हिसाब से इनका टैक्स लगाया जाएगा। देन मूविंग अहेड, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में हमने देखा कि एमएमआर लगता है, पर एक इंटरेस्टिंग डिसीजन है दिल्ली हाई कोर्ट का इन केस ऑफ एसएई ऑफिस ट्रस्ट। इस केस में हेल्ड किया हुआ है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है किसी डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट को, तो उसमें एमएमआर विल बी 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए मैक्सिमम हाईएस्ट रेट फॉर ऑल द असेसीज इज 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस। सो देयरफॉर यहाँ पर इन्होंने ये हेल्ड किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, द टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स will not be at MMR which is 42.74% but at an MMR which is 20% plus surcharge and cess। और एक बार बेनिफिशियरी के हाथ में टैक्स लग गया तो द टैक्स विल नॉट बी लेविड इन द एंड्स ऑफ ट्रस्ट, और अगर ट्रस्ट में लग गया तो बेनिफिशियरी के हाथ में नहीं लगेगा। दैट इज हेल्ड बाय इन द केस ऑफ डेविड जोसेफ 214 ITR 658। एक और सर्कुलर भी है बोर्ड का 1974 का सर्कुलर नंबर 157 which says that assessment can be made either in the hands of trustee or in the hands of beneficiary, but you cannot make simultaneous assessment on both। Then रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो एक प्राइवेट ट्रस्ट की बात करें, उसमें स्पेसिफिक ट्रस्ट है तो इंडिविजुअल के स्टेटस के हिसाब से इंडिविजुअल इनकम अपने रिटर्न में ऑफर कर देंगे, पर अगर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो उसमें ITR 5 लगेगा। प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में जब अलग अलग जब स्टेटस डिसाइड नहीं हो सकता, या ये होता है कि जब सारे असेसीज उसके बेनिफिशियरीज इंडिविजुअल हैं तो उसका स्टेटस एओपी नहीं होते हुए इंडिविजुअल का स्टेटस हो जाएगा। ऐसे केस में मैन्युअल रिटर्न फाइलिंग के लिए ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि एओपी ITR 5 में इंडिविजुअल के स्टेटस में रिटर्न फाइल नहीं हो सकता था। तो आप देखेंगे बोर्ड सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2012 यहाँ पर हमने साइट किया हुआ है। देन मूविंग अहेड टू अ डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट, जैसा हमने बात की कि मैंने एक ट्रस्ट सेटल किया, उसमें 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेटल कर दिया, मेरा बेटा
वो भी चाहता है कि इस ट्रस्ट के अंदर असेट एक्यूमुलेट हो जाए, और वो कुछ पैसा अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वो पैसा जो उसने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि वही बेनिफिशियरी है और वही ट्रांसफरर है, तो ऐसा ट्रस्ट बन जाएगा डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट। और जो ट्रांसफर से वो इनकम जनरेट होगी दैट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ माय सन एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज दैट ट्रस्ट हैज बिकम डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट। तो डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट या रिवोकेबल ट्रस्ट में सेक्शन 61, 63 के हिसाब से वो ट्रस्ट बन जाता है एक पास थ्रू व्हीकल, और वो ट्रस्ट के हाथ में कोई इनकम टैक्स नहीं होगी। दैट इनकम विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर इटसेल्फ, जो बेनिफिशियरी भी है और ट्रांसफरर या सेटलर भी है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट। कई सारे जो असेट मैनेजमेंट ट्रस्ट होते हैं वो डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले, ILFS हुआ, IDFC ट्रस्ट हुए, इनके जो असेट मैनेजमेंट ट्रस्ट हैं दे आर इन द कैपेसिटी ऑफ असेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट। ARC कंपनीज होती हैं, उसमें जो ट्रांसफरर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस ट्रस्ट के अंदर, इवन REIT ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन सारे ट्रस्ट के अंदर बिजनेस ट्रस्ट जो फॉलो होते हैं ये ट्रस्ट बन जाते हैं पास थ्रू व्हीकल, क्योंकि जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्हीं की इनकम होती है और उनके हाथ में ही टैक्सेबल होती है। दीज आर स्पेसिफिक ट्रस्ट ऑल्सो। तो स्पेसिफिक डीम्ड रिवोकेबल ट्रस्ट होते हैं ये सारे बिजनेस ट्रस्ट, जिसमें इनकम आर टैक्स्ड ओनली इन द हैंड्स ऑफ द बेनिफिशियरी हु आर ट्रांसफरर्स ऑल्सो। देन बात करें हम टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। हमने देखा टेस्टामेंट्री या ट्रस्ट विच इज असेस थ्रू विच इज अ ट्रस्ट थ्रू व्हीकल, नॉर्मली इसको इंडिविजुअल के स्टेटस में अगर स्पेसिफिक है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ये स्पेसिफिक नहीं है तो फिर ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट होगा। और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में अगर सारे बेनिफिशियरीज इंडिविजुअल हैं तो ट्रस्ट का स्टेटस इंडिविजुअल हो का मान लिया जाएगा, पर अगर सारे इंडिविजुअल नहीं हैं तो क्या ये AOP बन जाएगा? AOP इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। राइट फ्रॉम द डिसीजन इन केस ऑफ इंदिरा बालकृष्णन इट इज हेल्ड दैट AOP का स्टेटस के लिए there has to be two persons who come together for a common object and do business for that common object for earning some income. So AOP नॉर्मली ऐसा ट्रस्ट नहीं बन जाता है, बट ऐसे केसेस के अंदर जब ये कॉमन पर्पस के लिए साथ में नहीं आ रहे हैं तो दैट ट्रस्ट विल नॉट बी एन AOP। ऐसे ट्रस्ट को फिर टैक्स कैसे किया जाए, तो उसमें यही एक ऑप्शन होता है कि अगर कई सारे ट्रस्ट हैं जो अलग अलग जिनके स्टेटस हैं, तो फिर ट्रस्टी के स्टेटस में उस ट्रस्ट को टैक्स कर लिया जाए एट MMR। मूविंग अहेड, अगर ये भी देखा जाता है कि अगर सारे इंडिविजुअल्स हैं और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो उन इंडिविजुअल को जो डिडक्शन बेनिफिशियरी ATC, ATG, ATD वगैरह एप्लीकेबल है उनका बेनिफिट ट्रस्ट को भी मिल सकता है। देन कई कैपिटल गेन के कॉन्सिक्वेंस भी आते हैं। अगर मैं ट्रस्ट में प्रॉपर्टी कुछ सेटल कर रहा हूं तो सेक्शन 47 सबसेक्शन रोमन 3 सेज दैट वो सेटलमेंट अगर इररिवोकेबल है तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल एट ऑल। वो मेरे हाथ में कैपिटल गेन उसके ऊपर नहीं लगेगा। सेक्शन 47 डज नॉट डीमेटेरियल ट्रांसफर। मूविंग अहेड टू सेक्शन 49, मैंने ट्रस्ट में कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, उस प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट में पड़ी है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर विल बी डीम्ड एज द कॉस्ट इन केस ऑफ द सक्सेसर। इन केस ऑफ द ट्रस्ट अगर वो प्रॉपर्टी बेचने जाती है तो जो प्रीवियस ओनर सेटलर के हाथ में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही मानेंगे। सिमिलरली इंडेक्सेशन भी जो सेटलर के हाथ में जब से लिया है वो पीरियड को काउंट करेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग सेटलर के हाथ में जो था उसको इंक्लूड करेगा ट्रस्ट के पीरियड प्लस सेटलर के पीरियड के अंदर। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। मंजूला शाह का डिसीजन भी है बॉम्बे हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच डिसीजन जो अपहेल्ड हुआ है। सिमिलरली अगर कोई रिवोकेबल ट्रांसफ़र है तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र के अंदर जो भी फेयर वैल्यू रहेगी ट्रस्ट के हाथ में उसको सेल कंसिडरेशन डीम करके हम असेट को ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स कर सकते हैं। मूविंग अहेड सेक्शन 56(2) के हिसाब से क्या होगा, तो सेक्शन 56(2) तब लगता है जब व्हेन असेट इज रिसीव्ड बाय अ पर्सन एट एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब यहाँ पर रिसीव दो लोगों के हाथ में है। जब ट्रस्ट में मैं सेटल कर रहा हूँ तो ट्रस्टी के हाथ में इफेक्टिवली वो असेट आई है, पर ट्रस्टी के हाथ में वो आई है असेट विद अ ऑब्लिगेशन, सो इट इज नॉट फॉर एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन।
सो ट्रस्टी के हाथ में वो असेट आई है, सेक्शन 56 का एप्लीकेशन ट्रस्टी के हाथ में नहीं होगा। अब बेनिफिशियरीज के लिए भी कुछ बेनिफिट आया है, बेनिफिशियरीज के फेवर में एक राइट मिला है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिसिप्ट। पर अगर वो बेनिफिशियरीज मेरे रिलेटिव हैं, इन दोज केसेस सेक्शन 56 का एप्लीकेशन वहाँ पर नहीं होगा। हम ये चार्ट के थ्रू देखें, अगर बेनिफिशियरीज के हाथ में मिला है मुझे तो उसका कोई भी बेनिफिशियरीज को नहीं मिलेगा। पर अगर रिलेटिव्स हैं, इफ नॉन रिलेटिव के हाथ में कोई असेट मुझे मिल रही है, मेरे ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज नॉन रिलेटिव हैं, उन केसेस के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो असेट सेटल हुई है उस असेट के ऊपर बेनिफिशियरीज का 56(2) के अंदर इम्प्लीकेशन आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, स्लाइड नंबर 30 में, जब वो ट्रस्ट बेनिफिशियरी को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो इनकम ट्रस्ट के हाथ में ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है, इसलिए वापस बेनिफिशियरी के हाथ में नहीं हो सकती, इट विल बी एग्जम्प्ट। पर बेनिफिशियरीज अगर कॉर्पस रिसीव कर रहे हैं तो दो पार्ट हैं, अगर वो रिलेटिव्स ही हैं और कॉर्पस रिलेटिव को दे रहे हैं तो सेक्शन 56 का एप्लीकेशन नहीं रहेगा, वो एग्जम्प्ट रहेगा क्योंकि रिलेटिव है। पर नॉन रिलेटिव के हाथ में अगर कॉर्पस का पार्ट आ रहा है तो देन द सेम विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10 एज पर द लेटेस्ट प्रोविजन। मूविंग अहेड, कुछ और इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनते हैं। सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट सेज दैट अगर कोई ट्रस्ट के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है पर एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द केस ऑफ अनदर ट्रस्ट है, तो देन दैट इज नॉट अ वैलिड ट्रस्ट। ये बहुत ध्यान से रखना ज़रूरी है क्योंकि ट्रस्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी असेट सेटल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ट्रस्ट के हाथ में असेट यही है कि दूसरे ट्रस्ट से जो मिलेगा बेनिफिशियल राइट, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट के अंदर बेनिफिशियरी ही है केवल। ऐसे केस में अगर और कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग दोज ट्रस्ट एज अ इनवैलिड ट्रस्ट। तो सेक्शन 8 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्रेसिव प्लानिंग में लोग ये भी करते थे कि एस्टेट ड्यूटी अवॉइड करने के लिए, वेल्थ टैक्स अवॉइड करने के लिए मैंने 6 कंपनियां बनाई हैं। ए कंपनी के शेयर होल्डर बी कंपनी है, बी का शेयर होल्डर सी कंपनी है, सी का शेयर होल्डर डी कंपनी है, डी का शेयर होल्डर ई कंपनी है और ई का शेयर होल्डर वापस ए कंपनी है, तो कोई इंडिविजुअल इसमें आया ही नहीं। ऐसे केस में इक्विटी शेयर्स सारे इंटरलॉक हो जाते थे 6 कंपनीज में, पर प्रेफरेंस शेयर के थ्रू डिसोल्यूशन में कुछ बेनिफिट मिलता था टू द ओरिजिनल ओनर्स। ऐसे केसेस में जब ऐसी एग्रेसिव प्लानिंग होती है, ऐसे केसेस में एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है सेक्शन 296 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद एस्चीट। एस्चीट में ये होता है कि जिसका कोई नहीं उसका सब कुछ सरकार को मिल जाता है। जब ऐसी इंटरलॉकिंग कंपनी से प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू प्लानिंग होती है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिले एंड इट विल गो टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ बाय द प्रोविजन ऑफ एस्चीट सेक्शन 296 ऑफ द एक्ट। तो कोई भी एग्रेसिव प्लानिंग करते समय इस एस्चीट के प्रोविजन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मूविंग अहेड टू द स्लाइड नंबर 33-34, जिसमें हम कुछ टैक्स प्लानिंग फैमिली बिजनेसेस की कैसे की जाती है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक न्यूक्लियर फैमिली है, फादर मदर उनके 2 बच्चे हैं, तो एक सिंपल ट्रस्ट सेटल कर दें। हम देखेंगे स्लाइड नंबर 34 के ऊपर, इसमें हमने सेटलर है, ट्रस्ट सेटल किया जिसमें ट्रस्टी हम ही हो गए एंड बेनिफिशियरीज हमारे बच्चे हो गए। दिस इज अ क्लासिकल ट्रस्ट फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली। इसको अलग अलग पर्पज, अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे इनहेरिटेंस टैक्स अगर सेव करने का ऑब्जेक्ट है तो हम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना सकते हैं, इररिवोकेबल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन है, ऐसा लगता है कोई बच्चा हमारा ऐसा है जो डिसेबल है, तो उसके बेनिफिट के लिए अगर हम कोई ट्रस्ट बना रहे हैं, दैट कैन बी अ स्पेसिफिक ट्रस्ट और ट्रस्टी हम ही हो गए इस ट्रस्ट के अंदर। डाइवोर्स के केसेस के लिए इररिवोकेबल ट्रस्ट हो सकता है, क्रेडिटर्स क्लेम के लिए इररिवोकेबल ट्रस्ट हम सेटल कर सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रस्ट फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली। पर अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली है, स्लाइड नंबर 35 पे आप देखें, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली है जिसके दोनों बच्चे फॉरेन में हैं, दोज आर नॉन रेसिडेंट्स। अब दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली उसका बेनिफिट हमारे बच्चों को मिले। वो क्या करेंगे ऐसे कंपनीज के अंदर? तो वो ये कर सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर उस ट्रस्ट के अंदर सेटल कर दें
एंड दे में रिमेन एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और वो जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को जो नॉन रेजिडेंट चिल्ड्रन हैं उस इंडस्ट्रियलिस्ट के, उसके ऊपर फटका की या दूसरी कोई टैक्स लाइबिलिटी ना आ जाए, इसलिए डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट रखें कि प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट के अंदर है पर इनका शेयर डिटरमाइंड नहीं है, तो इनके ऊपर किसी भी फॉरेन टैक्स अकाउंट केस में भी या किसी भी केस में लाइबिलिटी नहीं आएगी। उनके नॉन रेजिडेंट होने की वजह से हमारा ट्रस्ट नॉन रेजिडेंट नहीं हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि ऐसे केसेस के अंदर एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट को सेटल करें। देन एक तीसरे टाइप का ट्रस्ट हम देखें यहाँ पर, एक कॉरपोरेट ट्रस्ट है। मेरी बिजनेस फैमिली है जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, कई दूसरे टाइप की ट्रस्ट असेट्स है। तो ये एक बड़ी कॉरपोरेट फैमिली जिसमें 2 भाई हैं, दोनों भाइयों की फैमिली है। तो मैं अपने सारे जो शेयर्स हैं, मेरे 2 सन्स हैं, उनकी फैमिली, सब्सिक्वेंट फैमिली, और आई एम अ बिग कॉरपोरेट हाउस, तो मैं अपनी ऑपरेटिंग कंपनीज के शेयर्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के शेयर, दूसरे सारे शेयर्स एक मास्टर ट्रस्ट के अंदर सेटल कर दूं, एज शोन इन स्लाइड नंबर 36। ये मास्टर ट्रस्ट एक स्पेसिफिक ट्रस्ट रहेगा जिसमें 2 ट्रस्ट, सन 1 और सन 2, दोनों के स्पेसिफिक ट्रस्ट रहेगा, दोनों का शेयर डिटरमाइंड रहेगा कि मेरी सारी कंपनीज के शेयर्स, उनसे जो भी इनकम आएगी वो सन नंबर 1 और सन नंबर 2, इन दोनों के जो ट्रस्ट हैं उनको 50% मिल जाए। सब्सिक्वेंटली मैं सेकेंड लेवल ट्रस्ट सेट करूंगा जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट रहेंगे, जिसमें जो पेरेंट्स हैं दे विल बी द ट्रस्टीज, और ये जो सन नंबर 1 ट्रस्ट, सन नंबर 2 ट्रस्ट जो सेटल करेंगे सब्सिक्वेंट ट्रस्ट, इन ट्रस्ट को डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के रूप में सेटल करूंगा, ताकि जब मुझे जिसको जितना बेनिफिट देना होगा उतना बेनिफिट दूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा यूज़ ऑफ अ मास्टर ट्रस्ट, जिसके जो एक स्पेसिफिक ट्रस्ट रहेगा जिसके अंदर सब्सिक्वेंट ट्रस्ट रहेंगे, पेरेंट ट्रस्ट जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट रहेंगे। सो इस तरीके से भी एक कॉर्पोरेट बिजनेस जिसमें 2 ब्रदर्स हैं प्लानिंग की जा सकती है। अब कई बार ये होता है कि मेरे अलग अलग ट्रस्ट हैं और अलग अलग ट्रस्ट, अलग अलग बिजनेसेस के लिए मुझे अलग अलग ट्रस्ट बनाने हैं। जैसे एक ऑपरेटिंग कंपनी है, उसके लिए मैं सेम टाइप ऑफ ट्रस्ट चैनल बनाना चाहूँगा, नॉन ऑपरेटिंग कंपनी के लिए भी सेम बनाना चाहूँगा, पर मैं सबको इंडिपेंडेंट रखना चाहूँगा। ऐसे केस में क्या किया जा सकता है कि मैंने 3 मेरी कंपनीज है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, और सपोज कंपनी सी इज अदर असेट्स, तो मैं 3 मास्टर ट्रस्ट बनाऊंगा। कंपनी ए के शेयर्स मास्टर ट्रस्ट ए में, कंपनी बी के शेयर मास्टर ट्रस्ट बी में, और अदर असेट्स मास्टर ट्रस्ट सी में। और हर मास्टर ट्रस्ट के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ पेरेंट ट्रस्ट एंड बेबी ट्रस्ट सेटल होंगे। इसमें आप देखेंगे सबके सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहेंगे। जो मास्टर ट्रस्ट पेरेंट ट्रस्ट के हाथ में देगा दैट विल बी स्पेसिफिक ट्रस्ट, उसमें शेयर्स डिटरमाइंड रहेंगे, और पेरेंट ट्रस्ट जो सब्सिक्वेंट एक बेबी ट्रस्ट सेटल करेगा उस ट्रस्ट के अंदर इट विल बी अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, उसके केस में शेयर्स डिटरमाइनेबल नहीं रहेंगे। तो ये फैमिली बिजनेस को सेटल करने के लिए दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रस्ट विच आर यूज्ड। अब हमने देखा था कि कई बार ये होता है कि हम अपने हाथ से असेट्स मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये अलग अलग टाइप के ट्रस्ट हम फॉर्म करते हैं। पर ये ट्रस्ट बनाने के लिए एक सेटल करते टाइम माइग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज ज़रूरी नहीं कि सारी एसेट मेरे खुद के नाम पर हो, कुछ कंपनीज मेरी कंपनी में होंगी, कुछ कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म ओन करती होगी, कुछ हम लोग फैमिली में अलग अलग लोग ओन करते हैं। तो इसके लिए सारी एसेट्स का माइग्रेशन करना है हमको टू द ट्रस्ट स्ट्रक्चर, द मास्टर ट्रस्ट विच इज़ बीइंग सेटल्ड। अब ये कैसे किया जाए, तो इसके लिए माइग्रेशन स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें या तो एक तरीका या ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेज आर यूज्ड। मैं सेटलमेंट खुद कर दूं, मैं ट्रस्ट को कुछ गिफ्ट कर दूं, सेल ऑफ असेट कर दूं ट्रस्ट को, फैमिली अरेंजमेंट सेटलमेंट डीड के थ्रू ट्रस्ट को मैं दे दूं, प्राइमरी इन्फ्यूजन्स किए जा सकते हैं, मर्जर्स डीमर्जर्स के थ्रू भी शेयर्स उन ट्रस्ट के अंदर जा सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। पर ये स्ट्रेटजीज बनाते समय हमें देखना पड़ेगा दूसरे लॉ के इम्प्लीकेशंस, लाइक इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी, फेमा, फॉरेन लॉज, किस कंट्री में ट्रस्ट हमें सेटल करना है ये भी देखना है। और जब ये ट्रस्ट सेटल करें तब इनहेरिटेंस टैक्स है नहीं, उसकी कितनी संभावनाएं हैं, ये सब देखते हुए माइग्रेशन स्ट्रेटजीज डिसाइड होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है प्रोफेशनल ट्रस्टीज का, जिसमें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी द ट्रस्टी हु विल बी मैनेजिंग माय फंड्स। ये
ट्रस्ट सेटल किया जाता है और सेटल करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। पर जैसा कि हमने देखा कि हमारी विशेष के हिसाब से ये चीज़ हो, हमारे हिसाब से वो प्रॉपर मैनेजमेंट हो, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें ट्रस्टी का जो ट्रस्ट का जो सेटलर होता है वो सेटलर द ओनर ऑफ द ट्रस्ट रहेगा, जो ट्रस्ट को में सेटल करेगा अपनी प्रॉपर्टी, एंड द ट्रस्टी हियर, आप ये एग्जांपल में देखें स्लाइड नंबर 42 के अंदर, तो वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर रहेगा, इसमें हम एक एडवाइजरी बोर्ड या प्रोटेक्टर को भी रख सकते हैं, जिनके विशेष के हिसाब से वो एक गाइडलाइंस देंगे टू द ट्रस्ट कि इसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में आपको डालना चाहिए या डेट ओरिएंटेड में डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए। बट द अल्टीमेट फंड विल बी मैनेज बाय द एडवाइजरी बाय द प्रोफेशनल ट्रस्टीज। इसमें बेनिफिशियरीज का अल्टीमेट रहेगा और प्रोटेक्टर विल कीप अ विजिल ऑन द ट्रस्टीज। जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक ग्रेट ग्रैंडफादर ने 35 लाख रुपए आज से 80 साल पहले अगर किसी ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट किए, आज केवल 80,000 बचे हैं, तो दिस इज अ शेयर एग्जांपल ऑफ मिसमैनेजमेंट बाय द प्रोफेशनल ट्रस्टीज। ऐसा ज़रूरी नहीं हो, ये प्रोफेशनल ट्रस्टीज का कंसेप्ट फॉरेन में बहुत पॉपुलर है, बट वी शुड डेफिनेटली हैव अ प्रोटेक्टर एंड और एडवाइजरी बोर्ड टू हैव अ ट्रस्ट डीड लेटर ऑफ विशेस। हम देखें ये प्रोफेशनल ट्रस्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, तो टेक्निकल बर्डन, फैमिली डायनेमिक्स, इन सब को देखते हुए प्रॉपर मैनेजमेंट करने वाला कोई होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ऐसी स्पेशल असेट्स होती हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए स्लाइड नंबर 43 एंड 44 पे मैंने डिस्क्राइब किया है कि इनकी ज़रूरत क्या है। आप बताएंगे क्या ये प्रोफेशनल ट्रस्टीज़ होते हैं। स्लाइड नंबर 45 पे आप देखेंगे कितने सारे प्रोफेशनल ट्रस्टी सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल हैं, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड की कई मल्टीनेशनल कंपनीज इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें आरबीसी वेल्थ मैनेजमेंट है, पेंशन लॉ है, हेरिटेज है। इंडिया में देखा जाए तो कोटक महिंद्रा, इवन आईसीआईसीआई हैज कम विद द असेट मैनेजमेंट, फिड्यूशियरी सर्विसेज, ट्रस्टीशिप सर्विसेज। वॉरमंड इज द इंडियन जो इंडिया में ऑपरेशंस कर रही हैं। तो ये सारी प्रोफेशनल ट्रस्टी कंपनीज हमारे यहाँ पर भी हैं, एंड पीपल मे टेक एडवांटेज। जब भी ट्रस्ट बनाएं, कीप इट फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये हो सकता है कि इनहेरिटेंस टैक्स लॉ आ जाए तो हमारे पर्पस जिस ट्रस्ट से हमने बनाया था दैट मे नॉट बी रेलिवेंट। कई सारे अलग अलग लॉस को देखते हुए द ट्रस्ट शुड हैव द स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अल्टरेशन, मॉडरेशंस के लिए। हम देखें स्लाइड नंबर 47 पे, नॉर्मली किसे ये प्राइवेट ट्रस्ट बनाना चाहिए, तो जिसका कोई चाइल्ड ऐसा हो जो डिसेबल हो, मैनेज नहीं कर पा रहा हो, या एक आदमी जिसकी 5, 10, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, उसके लिए एडवाइजेबल, उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी हो उसके लिए एडवाइजेबल है। जहाँ पर बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं एंड हु डू नॉट वांट दैट बच्चों में झगड़े हों, तो वो फैमिली सक्सेशन, बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग कर सकते हैं थ्रू प्राइवेट ट्रस्ट। इसकी कॉस्ट कितनी आती है, तो एमएनसीज नॉर्मली 5 लाख रुपए के आसपास फीस चार्ज करते हैं फॉर एस्टेब्लिशमेंट, एंड एवरी ईयर पर एनम असेट मैनेजमेंट की 2 से 5% की कॉस्ट वो पर एनम लेते हैं मेंटेनेंस फीस। हम देखें स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी में एक इंटरेस्टिंग प्लानिंग ये होती है कि जब हम ट्रस्ट सेटल कर रहे हैं तो वो एक इनिशियल अमाउंट से कर दें, जैसे 500 रुपये या 5,000 या 10,000 रुपये, तो हमें बहुत माइन्यूट स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, और उसके बाद में मूवेबल असेट्स को उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो मूवेबल असेट मैंने इनिशियल ट्रस्ट कई बार देखा है जो सेटल होता है 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये, 10,000 रुपये से, और बाद में उसमें 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र किया जाता है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पर कोई कन्वेंस यूज़ नहीं हो रहा है इस मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए। देयरफॉर इन दीज काइंड ऑफ केसेस स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। पर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी देना ज़रूरी है, बिना उसके वो ट्रांसफ़र इफेक्चुएट नहीं होगा। स्लाइड नंबर 50 पे देखें हम किन ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो सेक्शन 17 बोलता है अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपये से ज़्यादा की कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 100 रुपये इसलिए क्योंकि 1908 में ये ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट बना था, उस समय 100 रुपये बड़ा अमाउंट होता था, तो 100 रुपये से ज़्यादा का कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज़। देन कई एस्पेक्ट ये आते हैं कि ट्रस्ट लीगल है या नहीं है, तो एक माइनर का ट्रस्ट भी लीगल है,
एक अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए अगर बनाया गया ट्रस्ट है वो भी लीगल ट्रस्ट है। एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट स्पेसिफिक भी बन सकता है, स्पेसिफिक डिस्क्रिशनरी भी बन सकता है। एक डेट के ऊपर उसका स्टेटस क्या है वो ट्रस्ट डीड के हिसाब से दिखना पड़ेगा। इट इज स्पेसिफिक एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। देन कई बार ये होता है कि हम अल्टरनेट बेनिफिशियरीज डिफाइन नहीं करते। हमने ये दे दिया कि हमारे ए और बी दोनों बच्चे हैं, ए के प्री डिसीज होने पे बी बन जाएगा, बी के प्री डिसीज होने पर ए बन जाएगा, अदरवाइज दोनों इक्वल में रहेंगे। पर कई बार ये भी होता है कि दोनों बच्चे प्री डिसीज हो जाएं। ऐसे केस में मेहरा केस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है। इसमें एओ ने मान लिया कि क्योंकि दोनों मर जाए ऐसा कोई क्लॉज नहीं था तो ये इनवैलिड ट्रस्ट है। पर नहीं, सेक्शन 77 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट कहता है ऐसे केस में द प्रॉपर्टी विल अगेन कम बैक टू द सेटलर, तो इसलिए दिस इज नॉट एन इनवैलिड ट्रस्ट। सेक्शन 77 कुछ केसेस बताता है किस केस में ट्रस्ट कैसे खत्म होगा। इसमें सिंपल है, अगर अनलॉफुल कंप्लीट ट्रस्ट का पर्पस कंप्लीट हो जाए तो ये ट्रस्ट कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉपर्टी बेनिफिशियरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। स्लाइड नंबर हमारी जो 54 है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने ये सारी प्लानिंग देखी, बहुत कुछ समझा, कॉम्प्लिकेशन समझे, पर आखिरी में तो आनंद फिल्म के राजेश खन्ना की याद आती है जो कहता है कि जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं मरा नहीं, और जब मर गया तो साला मैं हूँ ही नहीं, तो किसके लिए क्या प्लानिंग की जाए। सो ये सारी प्लानिंग्स अलग अलग सिचुएशन को देखते हुए की जाती है और इट विल ऑल डिपेंड ऑन केस टू केस, किस सिचुएशन में किस पर्पस के लिए किस ट्रस्ट को हमको फॉर्म करना चाहिए। दिस वॉज ऑल, दिस इज a never ending topic, but thank you very much for such a patient hearing. I'll come back with more topics in the series of estate planning and succession planning, taxation implications and other aspects. Thank you very much for such a patient hearing.